हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा इकोनॉमिक्स के 5वें अध्याय रोजगार एवं सेवाएं के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और संभावना है कि आने वाले आगामी 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपको भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने मूल रूप से 7 प्रश्न लिए हैं और जो भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा मैं अपना 100% दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो 100% आपको वीडियो समाप्त होते होते आपको सारा प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को पहले समझने का प्रयास करते हैं। जब वीडियो हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं बोर्ड के साइड में आ जाऊंगा और आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बस आपसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। बाकी गारंटी मेरी है, मैं आपको प्रश्न समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग इंग्लिश में भी आपको यही लिखा हुआ, मतलब प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर भी आपको ये इंग्लिश में ही लिखा रहेगा। ठीक है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। तो आउटसोर्सिंग का क्या तात्पर्य है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी आ गया तो यहां से ही एक प्रश्न बनता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जिसका मुख्यालय किसी एक देश में होता है और वह विश्व के विभिन्न देशों में अपने सामानों का व्यापार करती है। तो हम ऐसे कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य हुआ, किसी देश की एक ऐसी कंपनी जिसका मुख्यालय विश्व के कई देशों में या विश्व के एक देशों में हो, जो उनका हेड ऑफिस है, और उनके बाद अगर वह विश्व के कई देशों में व्यापार करती है तो फिर हम उस कंपनी को क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। तो यह प्रश्न आपका मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। तो आउटसोर्सिंग से क्या तात्पर्य है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं, यानी उन कंपनियों का जो सेवाएं हैं, सेवाएं से यहाँ पर तात्पर्य है कि उनके यहाँ काम करने वाले वर्कर, उसके जो फैक्ट्री है या जिस भी प्रकार का वो सेवाएं दूसरों को देती है, ठीक है, तो उन सेवाओं में जो भी प्रोडक्ट्स लगता है, अगर उन सभी को वह अपनी कंपनियों के बजाय निजी या बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करता है ना, तब हम उसको क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग कहेंगे। आउटसोर्सिंग को अगर आप दूसरे एग्जाम्पल से समझने को चाहें तो आप यह कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन आपने क्या किया, अपने आसपास के लोगों से मदद ना लेकर आपने बाहरी गांव के, यानी जो दूसरे गांव हैं, उन गांव के लोगों से अगर आप मदद लिए तो आप क्या बोलोगे दूसरों को, मैंने आउटर हेल्प लिया था। मतलब आपने नेबर्स से हेल्प नहीं लिया, आपने बाहरी लोगों से मदद लिया। तो हमारा आउटसोर्सिंग भी वही क्या है, आउटसोर्सिंग से मतलब है जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी नियमित सेवाओं के लिए अपनी कंपनियों के बजाय विश्व के किसी दूसरे देश की कंपनी, प्राइवेट कंपनी या फिर निजी, बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तब जाके हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे आउटसोर्सिंग कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे, या नहीं, मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम अगली वीडियो में फिर से इसको और दूसरे, तीसरे, चौथे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल समझाएंगे। ठीक है, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी से जो आपको सूचनाएं प्रदान करती है, उनसे जुड़ी आपको 5 सेवा क्षेत्र का नाम बताना है जो सेवा अपनी आम जनता को दे रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सूचना प्रौद्योगिकी के बड़े स्तर पर फैलने से आर्थिक गतिविधियां काफी बढ़ गई है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन सब, कंप्यूटर सेवा, कंप्यूटर सेवा ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ही आता है। विज्ञापन, बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको ऐड चलाती है, अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, कुछ ही देर में आपको एक ऐड भी आया
आएगा या फिर आया होगा, तो वो विज्ञापन दे रही है सारी कंपनियां अपने अपने कंपनी के बारे में, आप जो उनका कंपनी है उनके जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनके बारे में आपको बताती है। उनके बाद सुरक्षा हो गया, कानूनी सेवाएं हो गया, चिकित्सा सेवाएं हो गया, इन सभी को किस में रखा गया है, ये सभी के सभी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको अपनी सरल भाषा में लिख भी लेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के फैलने से आर्थिक गतिविधियां भी काफ़ी बढ़ गई है। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला क्या, कंप्यूटर सेवा हो गया हमारा, विज्ञापन, सुरक्षा, कानूनी सेवाएं और हमारा चिकित्सा सेवाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 2 नंबर का प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना, ठीक है। आप इसका आंसर क्या लिखोगे? तो आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सभी सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के स्तंभ होते हैं। मतलब आर्थिक विकास का स्तंभ, जैसे एक जो मकान बनेगा, वह मकान बनेगा किस पे? उनका जो बेस है ना, वो जो टिका हुआ रहेगा, कोई भी मकान वो उनके बेस पे टिका हुआ रहता है। तो किसी भी देश का आधारभूत संरचना ही उस देश का स्तंभ होता है, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखा भी है, आधारभूत संरचना से तात्पर्य, मतलब आधारभूत संरचना से मतलब उन सभी सुविधाओं से है, उन सभी सेवाओं से है जो उस देश का क्या है, एक स्तंभ है। जैसे वित्त सेवा हो गया, ऊर्जा हो गया, यातायात हो गया, संचार हो गया, शिक्षा हो गया, ये इस प्रकार की बहुत सारी सेवाएं। जैसे हम शिक्षा के बिना किसी भी देश की कल्पना नहीं कर सकते। अगर किसी देश में आप कल्पना कीजिए, अगर यातायात की अच्छी सुविधाएं नहीं हो और हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो कितने महीने लग जाएंगे। तो यातायात का होना जरूरी है, ऊर्जा क्षेत्र का होना जरूरी है, वित्त का होना जरूरी है। तो ये इन सभी को हम क्या कहते हैं? आधारभूत संरचना कहते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो 3 प्रश्न हो गया, अभी 4 प्रश्न और है, इसीलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप कंटिन्यू बने रहिए। आपको बिल्कुल ही मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है हमारा, आर्थिक संरचनाओं का क्या महत्व है, ठीक है। पहले हम इसके डिफिनेशन को देखते हैं। तो आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करता है। कौन? आर्थिक संरचना। आर्थिक संरचना सबसे पहले प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट जो है ना, क्या करता है? उत्पादन में वृद्धि करता है। तो उत्पादन, लोगों की आवश्यकताओं के लिए जो भी उनकी आवश्यकता है, तो आवश्यकता के लिए जो उत्पादन करता है, तो उत्पादन अगर बढ़ेगा तो इनसे क्या होगा? हमारी आपकी जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति होगी। तो हम लोग क्या होंगे? जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी तो हम लोग खुश होंगे। ये कॉमन सी बात है। तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में एवं लोगों की खुशहाली में क्या करता है? वृद्धि करता है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में उनका प्रत्यक्ष रूप से संबंध है। किसका? आर्थिक संरचनाएं का। आर्थिक संरचनाएं के अंतर्गत हम वित्त को, ऊर्जा को, यातायात को एवं संचार को शामिल करते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? यानी वैश्वीकरण का जो पहल किया गया और वैश्वीकरण जो पूरे विश्व में फैला, इनका सेवा क्षेत्र पर क्या इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए, परिभाषा को देखते हैं हम लोग। तो वैश्वीकरण के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गई। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गई। वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ। वैश्वीकरण के कारण ही सेवा क्षेत्र बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर फैला। सभी देशों का लोगों को दूसरे देश में जाकर रोजगार पाने का, काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। किसके कारण? वैश्वीकरण के ही कारण। भारत में श्रम संसाधनों की प्रचुरता है। इसका मतलब क्या है? तो हमारे देश में श्रम मतलब कार्य करने वाले लोग, रोजगार करने वाले लोग। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी हमारे देश की आबादी है, ह्यूज आबादी है हमारे देश की। और हमारे देश में जो ट्रेंड लेबर है ना, उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। तो जब वैश्वीकरण किया गया तो वैश्वीकरण के कारण ही हमारे देश के जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जो
और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो वेल ट्रेंड है उन सभी को ये अवसर मिला, वो दूसरे देशों में भी जाकर अगर उनके पास एलिजिबिलिटी है तो वहां पर भी जाके वो रोजगार कर सकता है। तो ये किसके कारण संभव हो पाया? तो ये संभव हो पाया वैश्वीकरण के ही कारण। ठीक है, तो वही चीज है, लोगों को दूसरे देश में जाकर रोजगार पाने का अवसर प्राप्त हुआ। भारत में श्रम संसाधनों की क्या है? प्रचुरता, यानी बड़े स्तर पर हमारे यहाँ शिक्षित लेबर हैं, शिक्षित मजदूर हैं हमारे यहाँ। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का वैश्विक स्तर पर भी काफी विस्तार हुआ। हाल के वर्षों में व्यापक मंदी के कारण सेवा क्षेत्र पर भी इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। यानी जब वैश्विक मंदी आया था तो वैश्विक मंदी के कारण किसी भी देश की जब अर्थव्यवस्था मान लीजिए पूरा फॉल हो जाए तो वहां पर मतलब ये जेन्युइन सी बात है कि वे लोगों को बड़े स्तर पर लोगों को काम पे नहीं रखेगी, रोजगार नहीं मिल पाएगा एक बड़ी आबादी को। ठीक है, तो इनका थोड़ा बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा ये आप समझ गए होंगे। इनको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। आप क्या बोलिएगा? वैश्वीकरण के कारण ही विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ गई। वैश्वीकरण के कारण ही यह संभव हो पाया कि किसी भी देश का शिक्षित मजदूर या शिक्षित जो ट्रेंड लेबर है वह किसी दूसरे देश में भी जाकर कार्य कर सकता है। वैश्वीकरण के कारण ही यह संभव हो पाया। वैश्वीकरण के कारण ही सेवा क्षेत्र का बहुत ही बड़ा विस्तार हो पाया। वैश्विक भारत में श्रम संसाधनों की भी बहुत बड़ी प्रचुरता है हमारे देश में काम करने वाले लोगों को। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का वैश्विक स्तर पर काफ़ी विस्तार हुआ। इतना इनफ है आपको 2 नंबर दिलाने के लिए, और 3 नंबर में भी आपसे यह पूछा जा सकता है। ठीक है, हमारा 6 नंबर का प्रश्न है। 6 और 7 बहुत ही आसान है। मुझे लगा कि ऐड कर दिया जाए क्योंकि एक इससे सरकारी सेवा किसे कहते हैं ये पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। सरकारी सेवा किसे कहते हैं और गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब देश या राज्य की सरकार लोगों को क्या करे, काम के बदले मासिक वेतन देती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो हम उसे क्या कहेंगे? सरकारी सेवा कहेंगे। जैसे इसके अंतर्गत आप शिक्षा बोल सकते हैं, आप सैन्य सेवाएं बोल सकती है। तो सैन्य सेवाएं में भी आप जानते हैं कि वो सरकार के द्वारा ही संचालित की जाती है। शिक्षा में भी सरकार के द्वारा ही संचालित की जाती है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को वेतन किसके द्वारा मिलता है? या तो राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार के द्वारा। और तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है तो फिर दोनों को पे करना पड़ता है यहाँ पे। तो सरकारी सेवा समझ में आया? सरकारी सेवा का क्या मतलब है? जब देश या राज्य की सरकारें कार्य के बदले लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उनसे विभिन्न क्षेत्रों में यानी अलग अलग क्षेत्रों में काम लेती है, फिर हम उनको सरकारी सेवा कहते हैं। और सरकारी सेवा के अंतर्गत शिक्षा, सैन्य व्यवस्था, इन सभी को शामिल किया गया है। इसी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों यानी जो सरकार का जो भी कार्य है उनको गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से करती है, तब हम उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी सेवा कहेंगे। गैर सरकारी सेवा से तात्पर्य क्या है? जब देश या राज्य की सरकारें अपने कार्यक्रमों को यानी अपने कामों को अपने द्वारा ना करके गैर सरकारी संगठनों के द्वारा करवाती है, तब हम उसे क्या कहेंगे? गैर सरकारी सेवा कहेंगे। जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, बस हो गया, विमान हो गया, ये सभी आप देखे होंगे कि हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसको संचालित करती है, इसीलिए हम इसे किस में रखते हैं? गैर सरकारी सेवा क्षेत्र में रखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम करते हैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे इस 7 प्रश्नों में आपको अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जब हम अगली वीडियो बनाएंगे इसके अगले अध्याय का, तो मैं जरूर वहां पर आपके उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और 100% मैं प्रयास ही नहीं 100% मैं कर दूंगा अगर आपका कमेंट वीडियो के नीचे आ जाता है तो। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैंने आपके साथ डिस्कशन किया
चैप्टर 5 को, मतलब इनसे पहले इकोनॉमिक्स का जो हमारा 4 चैप्टर था उनका मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही सरल शब्दों में करा दिया। जैसे इस वीडियो को देखने के बाद ये सातों प्रश्न आपके माइंड में प्रिंट हो गया, उसी प्रकार से अगर आप इनके पहले 4 जो वीडियो हमारा आया है अगर आप उसको देखोगे तो 100% वो भी आपको समझ में आ जाएगा, एक भी प्रश्न में आपको डाउट नहीं रहेगा। इनके बाद मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का मैंने 7 के 7, इकोनॉमिक्स में कुल 7 अध्याय, तो सातों अध्याय का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बहुत ही डिटेल से सभी ऑप्शन को क्लियर करते हुए मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उनके वीडियो को भी आप जाके देखिए, 100% आपका फायदा होगा। अगर आप सातों अध्याय का अगर आप वीडियो देख लोगे ना, मैं लिखित रूप में दे सकता हूं कि आपका इकोनॉमिक्स से एक भी ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बाहर नहीं जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इनके साथ ही मैं आपको और बता दूं कि हिस्ट्री के इतिहास जो है हमारा, हिस्ट्री का मैंने आपको ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी मैंने बहुत ही ऑब्जेक्टिव के सारे ऑप्शन को, आपको पता है कि इतिहास में बहुत सारे डेट वाला आता है, ईस्वी वाला आता है, उनको मैंने बहुत ही डिटेल से कराने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं मैंने भी पढ़ा है। ठीक है। उनके बाद सब्जेक्टिव को तो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने इतिहास के एक भी वीडियो को मिस कर दिया है तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां पर क्लास 10th हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप जाइए उनके वीडियो को देखिए, 100% आपका फायदा होगा, 100% आपका फायदा होगा। तो अभी हमारा 5वां अध्याय समाप्त हो गया है, हमारा 2 अध्याय और बचा है। मैं वो भी आपको, मैंने जैसा कि बोला है कि नवंबर से पहले मैंने दोनों अध्याय मैं मतलब इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर दूंगा। इनके बाद हमारा बचेगा सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, वो है हमारा ज्योग्राफी, वो भी मैं दिसंबर के अंत तक आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। पॉलिटी भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, और हमारा आपदा भी बचा हुआ वो भी मैं करवा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अब आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो को देखा तो इसका मतलब आपका और मेरा एक रिलेशन है ना। तो अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आपसे यह उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो के लिंक को अपने 20 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर सकते हैं, उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, कम से कम 20 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो वहाँ पे इसके लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ टैग जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो हमारा परिवार है नॉलेजपुर, यह आपके सहयोग के बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और इस परिवार को आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए अपना 2 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो के लिंक को अपने 20 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो अपने डाउट को भी क्वेश्चन मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।